अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था, राइट? और फ्लैक्स बॉक्स की कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो जब हमने लास्ट टाइम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमें पहले एक कंटेनर टैग बनाना पड़ता है div का। उसके अंदर उसके चाइल्ड divs होते हैं या चाइल्ड कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। और जब हम उस पर डिस्प्ले टाइप फ्लैक्स लगाते हैं तो कुछ इस तरह का नज़र आ जाता है। सबसे पहले फ्लैक्स स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपके बॉक्सेस एक तरफ एक लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद हमने एक CSS की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बेसिकली दो, जो कि दो सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक थी जस्टिफाई कंटेंट और दूसरी अलाइन आइटम्स थी। ठीक है, अगेन आप लोग अगर इस चीज़ को लिख नहीं रहे हैं तो आपको ये याद नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद नहीं बैठेंगी। इसको एक दफ़ा लिख लें वरना आप लोगों को ही मसला होगा। तो जैसा हमने कहा flexbox 2.html, तो हम एक HTML स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि हमने बेसिकली क्या किया था, एक div बनाया था जो कि क्लास थी कंटेनर। उसमें हमारे पास फर्ज करें एक और div है, लेकिन अब उनकी क्लास है आइटम्स या आइटम कह लें, सही है। तो हमारे पास एक कंटेनर है, एक div कंटेनर है, और दूसरे तीन div हैं जो कि बेसिकली चाइल्ड हैं किसके, कंटेनर div के। बहुत सिंपल। उसके बाद अगर हम लोग इधर हम लोग CSS लगाना शुरू कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम स्टाइल का टैग देते हैं और इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा हेड के बाहर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो डॉट आइटम है, अगर हम लोग इनको, बल्कि इनमें हम लोग कोई फर्ज करें कि टेक्स्ट लिख देते हैं, हम p टैग दे देते हैं। p टैग में हम बोलते हैं lorem 40। तो अब जरा देखते हैं कि हमारे पास बना क्या है। तो हमारे पास तीन पैराग्राफ्स हैं क्योंकि हमारे पास तीन divs हैं। इसके अलावा अगर हमें इनको देखना है तो आइटम्स को हम लगा सकते हैं एक अदद बॉर्डर, और बॉर्डर को हम बोल सकते हैं कि भाई आप बन जाओ 3px solid black, सही है। तो ये हमारे पास तीन div है और तीन div में हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, और ये सारे के सारे किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इनको थोड़ा अनइवन करते हैं। अनइवन का मतलब है कि इनको इसमें से थोड़ा काटा, इसकी थोड़ी टेक्स्ट कम है और इसकी थोड़ी टेक्स्ट ज़्यादा है, सही है। ये इसकी पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है, इसके पास थोड़ा कम है और इसके सबसे कम है। अब हमें पता है कि जो इसको फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए, इस पर फ्लैक्स लगाने के लिए हम किस पे लगाते हैं, सबसे पहले कंटेनर। कंटेनर को डिस्प्ले क्या दे देते हैं, फ्लैक्स। अब हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया तो यकीनन हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो अलाइन हो जाएंगे। अब ये CSS की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है कि वो आपके एलिमेंट को देखता है कि आपके एलिमेंट के पास कितने कंटेंट है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला वाला बॉक्स जो है वो सबसे छोटा है, हालांकि हमने विड्थ किसी की भी खुद डिफाइन नहीं की है, उसने खुद विड्थ दी है सबको। और वो खुद विड्थ कैसे दे रहा है कि जिसके पास सबसे कम कंटेंट है उसको सबसे कम जगह, उसके बाद इसको थोड़ी ज्यादा जगह दी, और उसके बाद फाइनली इसको सबसे ज्यादा जगह दी।
तो हमारे पास बेसिकली वो खुद डिसाइड कर रहा है कि किसको कितनी स्पेसिंग्स देनी है, किस पे डिपेंड करके कि उसके पास कंटेंट कितना है, उसके पास चीजें कितनी है। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो हम देखेंगे कि सारे बॉक्सेस आपस में छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? तो एक तरह से ये एक तो रिस्पॉन्सिव है और दूसरा ये बॉक्सेस को ऐसे शेयर कर रहा है जैसे आपके पास जो हमारे बॉक्सेस हैं वो अपने कंटेंट के हिसाब से कम और ज्यादा हो रहे हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है। तो उसके बाद हम एक काम करते हैं, इनको हम बोल देते हैं बॉक्स 1, बल्कि एक काम करते हैं डॉट कंटेनर nth child 1। अब nth child 1 हुआ तो इसका मतलब है कि जो हमारा एक मिनट इसको मसला ये कर रहा है कि बाकियों के पास कलर नहीं है तो वो इनहेरिट कर रहे हैं। सिंपल अप्रोच पे ही जाते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 दे देते हैं। अब डॉट बॉक्स 1 पे हम आ गए। इसको पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स श्रिंक 0। एक चीज अब हमने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी? फ्लेक्स श्रिंक 0। अच्छा, पहले ये सारी प्रॉपर्टीज लगाने से पहले अभी तो एक तो आपको बात समझ आ रही है कि ये एक ही लाइन में है, आपके सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक ही लाइन में है। लेकिन क्या हुआ है कि वो जो उसको थोड़ा छोटा कर रहा था साइज, स्क्रीन साइज के मुताबिक, वो चीज खत्म हो गई है। ये बात समझ आ रही है? अगर हम इसको हटाएं तो अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने कंटेंट के हिसाब से और स्क्रीन साइज के हिसाब से सारे बॉक्सेस को मैनेज कर रहा है। वो देख रहा है कि सबसे ज्यादा कंटेंट इसके पास है तो सबसे ज्यादा विड्थ इसने इसको दे दी है, फिर वो देख रहा है इसको, फिर वो देख रहा है उसको। तो हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेरेंट को लगती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो चाइल्ड को लगती हैं। जैसे हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जो पेरेंट है, जैसे कि ये पेरेंट है कंटेनर, तो पेरेंट को सबसे पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स के अलावा हमने कौन सी पढ़ी थी? जस्टिफाई कंटेंट और उसके बाद अलाइन आइटम्स। ये तीन जो प्रॉपर्टी हैं ये पॉपुलर आपके पेरेंट के लिए हैं, आपके कंटेनर एलिमेंट के लिए हैं, जो कि हमने कल जो लास्ट टाइम हमने काम किया था उसमें हमने बहुत अच्छे से दिखाया भी था। ये वाला था, राइट? इसके जरिए हमने ये सारी चीज दिखाई थी। अब फ्लेक्स बॉक्स, इसमें हमने जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर किया हुआ है और अलाइन आइटम्स भी सेंटर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। अगर हम इसको 200 कर रहे हैं तो ये सेंटर अलाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये लास्ट टाइम याद है जो लास्ट क्लास में काम किया था? देखें, इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना तो ये बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है। अभी तक आप जो काम कर रहे थे, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया तो रेड हो गया, एक ही प्रॉपर्टी थी, एक ही काम था। अब वो कहानी नहीं है। अब पहले कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगाओ, उसके बाद कंटेनर में ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाओ, फिर कंटेनर में ही वो आपके पास अलाइन आइटम सेंटर लगाओ। समझ रहे हैं? तो आपको जब तक ये इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, खुद अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से स्काई रॉकेट होगा। बात समझ आ रही है? तो इसको अगर जिसने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में, अगर आप इवन एक सिंपल बहाना होता कि हम एब्सेंट थे, ठीक है, हम आए नहीं थे, हम एब्सेंट थे, तो एब्सेंट या ना आने का मसला तो मेरा तो नहीं है ना। आप अगर आपके पास जो वीडियोस होती हैं,
आप या तो वो देखें, अगर वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो आप अपने किसी कुली को कॉल करें या आप अपने ग्रुप पे मैसेज करें कि भाई लास्ट जो आया था बंदा वो बता दे कि कौन सा टॉपिक पढ़ा है, ताकि आप उसको थोड़ा रिव्यू कर लो खुद से, क्योंकि आप नहीं है ना, तो उसको एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो करें। अभी ये जो आप काम कर रहे हैं ये थोड़ी एडवांस सीएसएस है, थोड़ा एडवांस लेवल है, ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज से काम हो रहा है, यानी कि एक प्रॉपर्टी से काम नहीं हो रहा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज चला रहे हैं। अब ना आप उस चीज को लिख रहे हैं, आपको ये याद नहीं होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी और उनकी कौन सी वैल्यूज थी। आपको ये याद नहीं होगा कि जस्टिफाई कंटेंट की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम, वो वैल्यूज कितनी यूज की थी हमने। एक तो स्टार्ट, सेंटर और एंड था, वो तो आसान था, उसके बाद भी कुछ और थी, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, उसके बाद गैप की प्रॉपर्टी यूज की थी अब आपको बीच में से उसको डिस्टेंस देने के लिए। अब जस्टिफाई कंटेंट हमने देखा था कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी यूज की थी, अब फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने कॉलम कर दिया था, अब कॉलम किया तो जस्टिफाई कंटेंट इज ऐसे, इसके बजाय अब ऐसे कंट्रोल कर रहा था, अब ये क्यों हुआ था, सही है। उसके बाद अलाइन आइटम्स पहले यूं कंट्रोल कर रहा था, अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के बाद अब वो यूं कंट्रोल कर रहा है, तो सारा काम पलट गया था। अब जब तक आप इस चीज को खुद हैंडल नहीं करेंगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो आपका काम हो रहा है वो एक तरह से पूरा बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मिला के हो रहा है। अब इवन ये मैंने सिंपल बॉक्सेस बनाया तो इसके लिए सीएसएस की कुछ अच्छी खासी मैंने प्रॉपर्टीज यूज की हैं। अब ये सारी कॉम्बिनेशन ऑफ जब आपकी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हो रही है ना, तो जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कि जिस दिन जो चीज पढ़ाई जा रही है मैं सिर्फ वो चीज पढ़ के आ जाऊंगा तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस चीज तक पहुंचाने के लिए मैंने सिर्फ फ्लैक्स यूज नहीं किया है, मैंने बैकग्राउंड कलर भी यूज किया है, मैंने हाइट भी यूज किया है, मैंने बॉर्डर भी यूज किया है, मैंने मार्जिन पैडिंग भी लगाई थी लास्ट टाइम। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप फ्लैक्स पढ़ रहे हैं, अब आपको बहुत सारों को ये याद ही नहीं होगा कि पोजीशन डिस्प्ले में हमने क्या किया था, पोजीशन प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमने देखा था कि एब्सोल्यूट लगा दो तो आपका एलिमेंट इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन मैंने कहा था वो कंट्रोल हो सकता है, कैसे हो सकता है, पेरेंट कंटेनर को रिलेटिव लगाने के बाद। अब उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो कब कब वो निकल जाएगा, फिर भी रिलेटिव लगाने के बाद भी वो निकल सकता है, लेकिन कब निकलेगा। अब ये सारा क्लिप आपका प्ले करने का काम आपका होता है, आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप देखते हैं कि भाई मैं इसको राइट साइड में इतनी पिक्सल दे दूं तो क्या हो रहा है, ऊपर से इतना दे दूं क्या हो रहा है, नीचे से इतना दे दूं क्या हो रहा है। क्योंकि एक वक्त तक अगर आप देख रहे थे और घर जाके बैठ जा रहे थे, जैसे मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, रेड हो गया। अब वाकई इसमें अगर आप चलो प्रैक्टिस नहीं भी करते तो आपके दिमाग में रहेगा कि बैकग्राउंड कलर रेड करो तो रेड हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू है, इजी टू रिमेंबर है। अब मसला है कि ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज है, एक काम तक पहुंचने के लिए आपको 10 प्रॉपर्टीज लगानी पड़ रही हैं। अब मसला ये है कि आप लोग फिर रट्टा मारोगे, आपको नेविगेशन बार बनानी है, आप मेरी वीडियो खोलोगे बोलोगे यार ये लगाई थी ये लगाई थी, मैं कॉपी कर लेता हूं। इसमें आपका दिमाग तो नहीं हुआ, ये तो आपने छाप दिया। चलो छापने का एक फायदा होता है कि हम किसी और की एक तरीका सीख जाते हैं, अच्छी बात है। हम भी यही करते थे कि हम अपने जो दूसरे इंटरनेट पे जो ट्यूटोरियल्स होते थे, चीजें होती थी, अब एक कार्ड बनाना है, अब कार्ड बनाने के 1000 तरीके, मुझे एक आसान तरीका मिल गया कि कोई बंदा इंटरनेट पे बना रहा था, अब मुझे वो तरीका अच्छा लग गया, मैं वो यूज करता हूं। ये अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर प्रॉपर्टी कर क्या रही है। एक फर्क है कि छापना, एक दूसरा समझ के छापना। आपको पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी ये करती है, मैंने ये लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, सही है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मैं कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए लगा रहा हूं, बस आप छाप रहे हैं कि भाई नेविगेशन बनाना है तो ये लगाना था, ये लगाना था, ये लगाना था, ये लगाना था, आपको यही नहीं पता मैंने वो लगाया क्यों, तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं। अभी आप इसको दोबारा देखें, सही है। अभी तो रमजान का टाइम है तो आपके पास थोड़ा बहुत तो बीच में गैप होता ही है। हाँ जाहिर है थोड़ा रोजे में थोड़ा दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप 15 मिनट भी इसको देख रहे हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसको जरा गौर से देखें और घर जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एक चीज की हमने ख्याल किया था कि एक है हमारा कंटेनर, कंटेनर यानी कि पेरेंट एलिमेंट, जिसके अंदर आपके सारे आइटम्स पड़े हुए होंगे। तो कंटेनर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स के अंदर, और कुछ प्रॉपर्टीज किसकी हैं, आपके आइटम्स की। अब जैसे कि आइटम्स को हमने अलग अलग हाइट दी थी,
सही है, क्योंकि अभी ये सेंटर अलाइंड है तो सारा सही लग रहा है, बेहतरीन है। अब एक प्रॉपर्टी है, जैसे बॉक्स 2 को हम देते हैं अलाइन सेल्फ, और मैं इसको कहता हूं फ्लेक्स एंड। तो अब ये जो आइटम नंबर 2 है ये नीचे उतर गया। अब इसका क्या मतलब था कि अलाइन सेल्फ की जो प्रॉपर्टी है वो बॉक्स 2 पे सिर्फ अकेले इंपैक्ट करती है। अब ये जो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी है काम अलाइन आइटम्स वाले ही कर रही है कि वर्टिकल जो आपकी स्पेसिंग है उसको संभाल रही है, लेकिन ये लगी सिर्फ बॉक्स 2 पे। और अलाइन आइटम्स किस पे लगती है? कंटेनर पे, पेरेंट पे, यानी कि वो सबको अलाइन आइटम्स अगर आप सेंटर करेंगे सारे सेंटर हो जाएंगे, अगर आप स्टार्ट करेंगे सारे स्टार्ट पे आ जाएंगे, आप एंड करेंगे सारे एंड पे आ जाएंगे, वो सब पे लगाती है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ उस आपके बॉक्स पे लगाएगी जिस बॉक्स पे आप लगा रहे हैं। जैसे ये अभी मैंने लगाई बॉक्स 2 पे तो आपका बॉक्स 2 नीचे आ गया। अगर आप इसको लगा लें फ्लेक्स स्टार्ट तो वो ऊपर चला गया। हालांकि अलाइन आइटम्स क्या लगा हुआ है सब पे? सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर है, यानी कि ये दो बॉक्सेस जो है तभी सेंटर है क्योंकि इस पे अलाइन आइटम्स क्या लगा हुआ है? सेंटर। लेकिन आपने बॉक्स 2 पे जाके बोला कि अलाइन सेल्फ, यानी कि सिर्फ इस बॉक्स की जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो क्या कर दो? फ्लेक्स स्टार्ट कर दो। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पेरेंट की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो चाइल्ड की होती हैं। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके कंटेनर की है और कौन सी प्रॉपर्टी चाइल्ड की है, वरना मसला क्या होगा कि आप वो प्रॉपर्टीज लगाते रहेंगे, आपकी वो प्रॉपर्टीज काम ही नहीं करेंगी। अब आप गूगल से फिर ये वो मसले हैं कि आप गूगल से नहीं सर्च कर सकते। आप गूगल पे बोलेंगे जस्टिफाई कंटेंट कैसे लगाना है, तो जस्टिफाई कंटेंट लिखेगा, बोलेगा सेंटर कर दो, आप बोलोगे मैंने भी तो यही किया है, तो वो लग क्यों नहीं रहा? तो मेन मसला वहां आता है जहां पे इस तरह का टेक्निकल इशू होता है। सही है, तो आप अपनी कॉपी में ये लिखें कि ऊपर ये पेरेंट एलिमेंट, ये पेरेंट आपकी प्रॉपर्टीज है, उस पेरेंट प्रॉपर्टीज के नीचे लिखें कि सबसे पहले ये डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद लिखें अलाइन आइटम सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के सामने लिखें कि ये आपकी एक्स एक्सिस की अलाइनमेंट है, अलाइन आइटम्स के सामने लिखें ये वाई एक्सिस की अलाइनमेंट है। इस तरीके से नोट बनाएं कि आपकी जो 1 घंटे की क्लास है वो आप 5 सेकंड के अंदर अपना पेज देखें तो आपको सारी क्लास का चीजें याद आ जाएं। ये आप ही के फायदे का है। फिर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने से पहले 5 सेकंड उसको देख लें, ऊपर से नीचे तक पढ़ लें, अच्छा ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, फिर आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब आपके कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो गए। अब आप यहां पर अगर या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ी थी 20 प्रॉपर्टीज, उनमें से आपको एक ही याद होगी डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि आपने कहीं पे भी नहीं लिखी। फिर आप जाहिर सी बात है 1 घंटे की वीडियो नहीं देखोगे, 1 घंटे की वीडियो देखना ज्यादा मसले वाली बात है, लेकिन 5 सेकंड में एक पेज को पढ़ लेना ज्यादा आसान चीज है। तो ये नोट्स आपके खुद के लिए होते हैं। सही है, आप नोट्स बना के मुझे नहीं वो ढेर लगा देंगे आगे, मैं साइन करके दूंगा। सही है, तो जो अगर आप चीज करें खुद के लिए करें, लेकिन अभी इस चीज को थोड़ा सीरियस लें कि जो आपके पास काम हो रहा है वो फ्लैक्स का या जो भी, उसको एक दफा प्रैक्टिस करें। सही है, इनके बाद अभी आपके बहुत सारे जो कुछ कलीग्स हैं, आई थिंक कुछ एहतिकाफ में होंगे, कुछ कहीं होंगे, अब हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब वो लोग वापस आएंगे तो हम लोग एक तरह से थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले एक छोटा सा कोई टेस्ट करवा लें, जिससे ये हमें समझ आ जाए कि कौन सीरियस है। क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे होंगे, वो पढ़ के आ रहे होंगे, अब में दूसरे जो चंद हैं जो ना खुद पढ़ना चाहते हैं या बस वो आके बैठ जाते हैं। तो मसला ये है कि क्योंकि वो बंदा है तो क्लास में, तो अब वो जाहिर सी बात है क्वेश्चन करेगा या बोलेगा कि मुझे बात समझ में नहीं आई, तो मुझे वो चीज़ दोबारा पीछे ले जानी पड़ेगी। और यहाँ वो प्रैक्टिस में आएगा तो प्रैक्टिस में सबको पता लगेगा कि वो जो प्रैक्टिस का टीचर है वो बोलेगा भाई इसको तो ये कुछ भी नहीं आता है, आप प्लीज़ ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ाएं क्लास में। अब वो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट तक बात जाएगी कि ये वाला टॉपिक आप लोगों ने ये कुछ बच्चों को नहीं आ रहा, तो हमें उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो एक बच्चा सही से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है, अब वो दूसरी क्लास में ये एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा होगा कि आज मैं नई चीज पढ़ूंगा, और हम उसको दोबारा से वही चीज पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक और बैठा है जिसने खुद कुछ नहीं पढ़ा, बस वो आके बोला होगा मुझे तो समझ में नहीं आया। अब उसकी वजह से सारी क्लास को दोबारा पढ़ाया जाता है, लेकिन उसने दोबारा भी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी दोबारा जाके, उसको बस ये बचने का एक बहाना होता है।
कि मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा पढ़ा। तो इस वजह से जो दूसरे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ एक तरह से गलत हो जाता है कि हम उनका टाइम जाया कर रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि जब CSS आपका ये तकरीबन समझ लेंगे, इसके बाद ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स के बाद एक टॉपिक है ग्रिड का, ग्रिड के बाद हम आपको गिटहब वगैरह का थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे और CSS तकरीबन खत्म है फिर। तो हम सोच रहे हैं कि HTML CSS का आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लें, उस टेस्ट के बाद उसमें डिसाइड करेंगे, और दूसरा आपके जो असाइनमेंट्स हैं डेफिनेटली वो थोड़ा चेक करेंगे किस किस ने कितने कितने दिए, उसके हिसाब से फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट में बच्चों को लेके जाएं, ताकि जो सीरियस है उसको लेके जाएं, बाकियों को खामखा ही है उनको फिर कह देंगे भाई आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, या जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके साथ आपको साथ में जोड़ लेंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट बैच में किया था कि कुछ जावास्क्रिप्ट के बच्चों को हम जो टेस्ट में पास नहीं हो पाए थे हमने उनको ब्रेक लगा के रोक दिया था। फिर जब नेक्स्ट बैच आया था तो हमने कहा था कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो जब आप टेस्ट पास करेंगे तो हम जो नेक्स्ट बैच आएगा उसकी जावास्क्रिप्ट के साथ आप उसको कनेक्ट कर देंगे, ताकि कम से कम जो इस क्लास में बच्चा सही से चल रहा है उसकी पेस खराब ना हो। एक टॉपिक मुश्किल हो और समझ में ना आए, बात समझ आती है। एक जावास्क्रिप्ट का कोई आपका कॉल बैक फंक्शन हो, आपको कॉल बैक फंक्शन समझ में नहीं आया, अब एक डिफिकल्ट टॉपिक है तो मुझे बात समझ आती है। अब एक सिंपल सी चीज है, एक डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखना है, बस एक चीज है वो बस लिखना है, उसको घर जाके एक दफा कंप्यूटर पे लिखना है। तो अगर उसमें आप कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, तो लाजमी सी बात है कि आपने घर जाके उसको नहीं किया, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका दिमाग इतना भी ताकतवर नहीं है कि वो सारी चीजों को एक साथ समझ ले। बात समझ आ रही है? तो इसको जरा आप जिन जिन बच्चे ये प्रैक्टिस नहीं करते वो घर जाके लाजमी प्रैक्टिस करें। तो डिस्प्ले फ्लैग्स हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पढ़ा, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर पढ़ा। ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं। और ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये आपकी एक्स एक्सिस की अलाइनमेंट सेट करती है। और ये y एक्सिस। लेकिन ये तब है जब हमारे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो क्या हो? रॉ हो, जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ नहीं लिखेंगे तो भी क्या लगी हुई होगी? रॉ ही लगी हुई होगी। तो ये वाली बात सच है कि ये x के लिए है और ये y के लिए है। लेकिन अगर ये रॉ की जगह क्या हो गया? कॉलम, तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन लग रही है आपकी, और आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने लगा दी है कॉलम, तो अगर कॉलम लगा दी है तो अब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। बात समझ आ रही है? अगर किसी को y और x एक्सिस नहीं पता तो फिर वो मैट्रिक क्लास दोबारा पढ़ गया है। बात समझ आई? तो इतना तो फ्लेक्स में बहुत आसान है, आप रोज कर रहे हैं, आपको पता है, आता भी है। अब आते हैं थोड़ा रियल डील पे। इस पे आज की जो बेसिकली मैं बात समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका फ्लेक्स बॉक्स है वो आपके बॉक्स का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली सेट करता है किसको देखते हुए? आपके कंटेंट को देखते हुए। वो आपके कंटेंट को देखता है और उस कंटेंट के हिसाब से आपको ये सब कुछ सेट करके दे देता है। क्या? तो इसके लिए बेसिकली आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स 1 और वैसे तो देखा जाए तो फ्लैक्स 1 इस पे काम आ जाना चाहिए, इस पे कुछ और प्रॉपर्टीज नहीं लगी। ओके सॉरी, बॉक्स 1 तो सिर्फ इसका है।
तो सब पे मैंने बेसिकली क्या लगा दी, फ्लैक्स 1, ठीक है। तो फ्लैक्स 1 से उसने क्या बोला कि फ्लैक्स 1 इस चीज को ओवरराइड कर देता है कि आपकी वो जो प्रॉपर्टी दी गई, इसका कम एलिमेंट है तो वो कम हो, इसका ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा हो, इसका सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा हो। इसको अगर आपको ओवरराइड करना है तो आप सब पे लगाते हो क्या, फ्लैक्स 1। ये बॉक्स की प्रॉपर्टी को अभी यूज करते हैं। तो फ्लैक्स 1 बेसिकली उसको क्या बता रहा है, फ्लैक्स 1 बता रहा है कि जो आपकी सारी विड्थ्स हैं वो सारी विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उससे फ्लैक्स 1 दे रहा है। अब ये फ्लैक्स 1 किस पे लग रही है, तीनों आइटम्स पे, 3 बॉक्सेस हैं तो तीनों बॉक्सेस पे इंडिपेंडेंटली अलग अलग लग रही है फ्लैक्स 1। तो उससे क्या होगा कि आपके एलिमेंट सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वेट हो गए। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो जिसके लिए बेसिकली मैंने बॉक्स 1 बनाया था। बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक फ्लैक्स ग्रो है और दूसरी फ्लैक्स श्रिंक है। अब ये फ्लैक्स ग्रो फ्लैक्स श्रिंक जो है ये किस पे लगेगी, इंडिविजुअल बॉक्स पे, यानी कि बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 है तो ये आपकी इंडिविजुअल बॉक्सेस पे लगती है। ये बात समझ आ रही है। एक काम करते हैं, इधर से फ्लैक्स उड़ा देते हैं, फ्लैक्स उड़ाएंगे तो हमारे पास वही वाला काम हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास बॉक्स 1 है इसको हम देते हैं आपके पास 5। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने में, एक मिनट, इसको फ्लैक्स 1 ही अगर हम दें और इसको फ्लैक्स 5 कहें तो अब कुछ बेटर है, लेकिन अगर हम इसको छोटा करें वो नीचे आ रहा है। तो दें अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने उसको कहा फ्लैक्स 1 यानी कि सारे बॉक्सेस को क्या कर दो, इक्वल कर दो। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी दी फ्लैक्स ग्रो। अब एक आपको समझने की जरूरत है कि एक तो विड्थ उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ है, एक तो बॉक्स है उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ है जो उसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका फ्लैक्स है वो देखता है कि आपकी स्क्रीन साइज कितना है, स्क्रीन की विड्थ कितनी है, उस स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से आपके बॉक्सेस को बढ़ा देता है, उसकी विड्थ बढ़ाता है। तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रो जो फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी है ये उसको बताती है कि जब आपका स्क्रीन बड़ी हो रही हो, अब यानी कि स्क्रीन बड़ी है, आपका कंटेंट आपके बॉक्स के अंदर पूरा आ गया, अब खाली जगह बची हुई है, अब उस खाली जगह को क्या करना है, भरना है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए वो सारे आपके जो बॉक्सेस हैं उनको बड़ा करेगा। लेकिन जब हमने फ्लैक्स 1 दिया था तो उसने सारे बॉक्सेस को बराबर बराबर स्पेस दी और कहा सारे बराबर बराबर बढ़ेंगे। जब आपने कह दिया फ्लैक्स ग्रो 5 किसको, बॉक्स 1 को, तो उसने कहा कि ये वाला बॉक्स जो है बाकियों के मुकाबले में कितना ज्यादा बढ़ना चाहिए, 5 गुना। ये बात समझ आ रही है। तो इस वजह से ये वाला बॉक्स जो है अब हमारे पास 5 बहुत ज्यादा हो गया, इसको हम 3 कह देते हैं। अब जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा फ्लैक्स का ये आइटम नंबर 1 है ये बाकियों के मुकाबले कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना। इसको अगर हम 2 टाइम्स करें, अब वो कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो जितना आप एक बॉक्स को ग्रो करवाना चाहते हैं जब उसके पास स्पेस हो, ये बहुत जरूरी है कि साइड्स में क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। और जब हम इसको कम करेंगे तो ये कम होता जाएगा। एक है फ्लैक्स श्रिंक, बल्कि इसको हम लगा देते हैं बॉक्स 2 पे। हमारे पास बेसिकली जगह इतनी नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। चलें, फ्लैक्स श्रिंक जो है बेसिकली फ्लैक्स ग्रो का ऑपोजिट है। एक हमारे पास स्पेस है जो स्पेस हमारे पास तब बड़ी होती है जब साइड से जगह हो और बॉक्स को खींचना हो। तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन हो रही है, फ्लैक्स ग्रो।
दूसरी एक प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स श्रिंक। ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती जितनी ये यूज होती है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो इसका ऑपोजिट है। अब वो क्या है कि जब आपके पास अब स्क्रीन साइज छोटा हुआ, स्क्रीन साइज किसी भी वजह से छोटा हुआ, तो आपके बॉक्सेस क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। अब जब वो कंप्रेस हो रहे होंगे तो आप इसको बताएंगे कि फ्लेक्स श्रिंक अगर इसका 2 है तो ये सबसे 2 टाइम्स जल्दी छोटा होगा बाकी बॉक्सेस से। सिंपल इसका ये कॉन्सेप्ट है। अभी वो आपको क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके अंदर आपके पास वो कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब वो उस कंटेंट को जाहिर सी बात है बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स हर चीज को मेंटेन करता है। ऐसा ना हो कि आपका जो सारा कंटेंट है वो बाहर ही चला जाए। एक काम करते हैं, ये फ्लेक्स ग्रो श्रिंक ये सारी जो प्रॉपर्टीज पड़ी हैं इससे कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या हो रहा है। इसको अभी हम लोग बंद करते हैं। इसको हम बोल देते हैं कंटेंट। अब जरा समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे कंटेंट में एक और चीज ऐड कर लेते हैं, S3 टॉपिक 1। हमारे पास एक कंटेनर है, सही है, जो सबका पेरेंट है। ये कैसे पता लग रहा है, सिंपली अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये सारा बंद हो जाएगा, तो ये इसका पेरेंट हुआ। उसके बाद हमारे पास एक और डिव है, जो डिव किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। अब इस कंटेनर के अंदर जो डिव है, इसके अंदर एक और डिव है जो जिसका क्लास क्या है, कंटेंट। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर सिंपल एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सी आपके पास एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास बेसिकली हो ये रहा है कि डिस्प्ले किस पे लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेनर पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो बॉक्सेस अलाइन होंगे, एक दूसरे के बराबर में आएंगे, वो कौन से वाले होंगे, ये वाला डिव होगा, क्योंकि कंटेनर का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है। यानी कि बिल्कुल अगर आप इसको ऐसे देखें कि अगर आपने कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे लगाया, कंटेनर पे, तो सेंट्रल लाइन कौन होंगे, आइटम्स, ये वाले आइटम्स। इसके अंदर क्या है, फ्लेक्स को कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि फ्लेक्स इसके अंदर नहीं देखता। फ्लेक्स देखता है कि इसका चाइल्ड कौन है, बस डायरेक्ट इसका चाइल्ड कौन है। तो इसके अंदर कोई और डिव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस देख रहा है कि इसका चाइल्ड आइटम है। तो अगर ये इसका चाइल्ड आइटम है तो हम कर लेते हैं क्या कि हम कहते हैं, इसको कॉपी किया हमने 3 4 5 कुछ बॉक्सेस बना लिए हैं। तो ये पहला हमारा बॉक्स 1 है, तो ये हो गया बॉक्स 2, ये हो गया बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, 5 ठीक है। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके कितने चाइल्ड हैं, 5। इस पे क्या लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, और उस पे फ्लेक्स 1 लगा हुआ है। ये क्या करता था, इक्वल साइज करता था, सबकी विड्थ इक्वल कर लेता था। अब अगर हम लोग पीछे जाएं तो हमें एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है कि सबके पास टॉपिक 1 टॉपिक 1 टॉपिक 1 का लिखा हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले वाले का टॉपिक 1 हो, समझ आता है, दूसरे वाले का टॉपिक 2, इसका टॉपिक 3, इसका टॉपिक 4 और इसका टॉपिक 5। तो हमारे पास टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 5 तक चीजें हैं। हम एक काम करते हैं, इसको कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो आइटम है, आइटम कौन से वाले हैं, जो कंटेनर के डायरेक्ट चाइल्ड है। हम कहते हैं कि अगर डॉट आइटम पे क्या हो, होवर हो, तो इसकी फ्लेक्स ग्रो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर दो, 5 कर दो। अब फ्लेक्स ग्रो में डायरेक्ट नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं फ्लेक्स ग्रो तब लगाओ सिर्फ जब क्या हो, होवर हो। तो देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है।
जब ने इस पे होवर किया तो इसकी जो ग्रोथ प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, 5 हो गई। ये बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप 5 की जगह इसको 6 कर लें तो सही है। इसके बाद एक और चीज करते हैं कि ये मेरा जो आइटम है, इस आइटम को हम दे देते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दे देते हैं, ट्रांजिशन देते हैं 0.5 सेकेंड्स की, और इसको देते हैं ईज इन एंड आउट। और इसके बाद अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थोड़ा जो आपकी चेंजिंग है उसको स्मूथ करती है। अब वो बेसिकली क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन करो लेकिन कितने सेकंड के बाद, 0.5 सेकंड्स के बाद। मतलब ये इसको फ्लेक्स ग्रो 1 से फ्लेक्स ग्रो 6 पे ले आएगा, लेकिन कितने टाइम में, 0.5 सेकंड में। पहले यूं कर रहा था, पहले मतलब आपने क्लिक रखी और वो 6 हो गया, अब वो थोड़ा 0.6 सेकंड लेगा उसको मेंटेन करने में। अब आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर हम इसको 0.5 सेकंड की जगह पे कर दें 1 सेकंड, तो ये ज्यादा स्लो हो जाएगा, सही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्लो है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं 0.5 सेकंड्स कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ये कर रही है। ईज इन एंड आउट जो है ये इसका बेसिकली मोड है। ईज इन एंड आउट का मतलब है कि उसको ओपन भी इजिली करो और छोड़ो भी इजिली, मतलब कोई होवर करेगा तो भी वो इजिली ओपन होगा और उसको होवर हटा देगा तो भी इजिली ड्रॉप करेगा। तो ये दोनों चीजें ईज इन एंड आउट से होगा। इस प्रॉपर्टी को अभी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ लें कि ये सिंपल स्मूथ कर रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही काम किया। किसको, टॉपिक 1 को? सिर्फ आपको टॉपिक 1 पे होवर लगाना है? हाँ, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आईडी वाईडी कुछ दे दें, H3 को आईडी सिंपल दे दें। क्या ये सबको लगी हुई है, लेकिन ये अफेक्ट तब होगा जब कोई इस पे होवर करेगा, क्योंकि सूडो क्लास है, सॉरी सूडो आपका सिलेक्टर है, सही है। एक काम करते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है इसको हम, बल्कि नहीं, आपको पता है कि हमारे पास यूनिवर्सल होता है, हम क्या कर देते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, इससे क्या होगा वो ऊपर चिपक जाएगा, पहला। दूसरा हमारे पास एक और चीज है, मार्जिन पैडिंग के बाद हमारे पास होता है बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये मैंने बता दें क्या होता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। आपने कभी नोट किया है कि जब आप कोई 3 बॉक्सेस एक साथ रखें, ठीक है, आई थिंक ये मैंने बताया था, आप 3 बॉक्सेस एक साथ रखें और स्क्रीन साइज है आपकी 900 पिक्सल, विड्थ यानी कि आपकी स्क्रीन है 900 पिक्सल, और एक आपका जो बॉक्स है उसकी साइज है 300 पिक्सल, दूसरे की भी 300, तो आखिरी वाले की भी 300 पिक्सल, तो ये होगा टोटल 900। अब ये जो आपके बॉक्सेस हैं ये पूरे मतलब एक विड्थ में आ जाएंगे, लेकिन आपने अगर 1 पिक्सल का भी कोई बॉर्डर दिया, 1 पिक्सल का भी पैडिंग दिया, 1 पिक्सल का भी मार्जिन दिया, तो एक बॉक्स आप देखेंगे कि वो नीचे आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि वो बॉर्डर, वो मार्जिन या पैडिंग देने के लिए आपकी विड्थ में वो क्या कर देता है, प्लस कर देता है, क्योंकि आपकी विड्थ ऑलरेडी क्या है 300 पिक्सल। अब आप उसको कह रहे हैं कि 1 पिक्सल का बॉर्डर दो, अब वो 1 पिक्सल का बॉर्डर यहां से भी लगाएगा और यहां से भी, यानी कि चारों तरफ से लगेगा। लेकिन मेन चीज है कि विड्थ अगर हम देख रहे हैं तो लेफ्ट एंड राइट वाला हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेफ्ट से भी 1 पिक्सल लगा और राइट से भी 1 पिक्सल लगा। अब क्योंकि सारे बॉक्सेस 300 300 300 900 पिक्सल की स्क्रीन साइज उठाए हुए थे, तो क्योंकि वो 2 पिक्सल भी बढ़ा, अब वो 2 पिक्सल बीच में आपको कंप्रेस करने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करता है कि आखिरी वाले बॉक्स को नीचे ले आता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये कहती है कि भाई अगर कोई बॉर्डर लगाता है, अगर कोई पैडिंग लगाता है, अगर कोई मार्जिन लगाता है, तो उसकी विड्थ में से चीज माइनस कर दो।
यानी कि अगर 300 पिक्सल अगर उसकी विड्थ है और आप बॉर्डर दे रहे हैं 1 पिक्सल इधर 1 पिक्सल इधर यानी कि 2 पिक्सल का, तो वो 300 में से वो 2 माइनस करेगा, पीछे कितने बचे 298। वो ये चीज कंफर्म करेगा कि आपकी जो आउटर सारी विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 300 ही होनी चाहिए, वो उससे ना बढ़े। यानी कि आपकी विड्थ नहीं बढ़ती, बाकी सब कुछ बढ़ता रहता है। इसके लिए क्या यूज होता है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब क्योंकि मैं इसके साथ इसकी विड्थ वगैरह के साथ खेलने वाला हूं, तो मैं पहले से ही लगा दे रहा हूं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ताकि अगर मैं बॉक्स के अंदर मार्जिन कुछ भी दूं तो ये जो मेरा एक अच्छा सा एक सिस्टम बना हुआ है बराबर हिस्सों का, ये इनमें से एक बॉक्स यूं ना आ जाए। ठीक है, ये सारी पंचायत इसके लिए हो रही है। हाँ, अलाइन सेल्फ विड्थ पे नहीं, वो सिर्फ वर्टिकल लगती है। सिर्फ होवर पे भी आ सकती है, अगर आप होवर पे लगाना चाहें तो। होवर पे तो कुछ भी लग सकता है, होवर पे तो आप जो नॉर्मल प्रॉपर्टी यहां लगाते हैं होवर पे यहां भी लग जाती है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये हो गया। उसके बाद जो कंटेनर पे अभी क्या लगा हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स। बातें ना करें आप, जो पीछे बैठे हैं आप, उससे पीछे सही है। तो हाइट हम इसको दे देते हैं 100 VH। अब जब हमने इसको 100 VH हाइट दी तो पूरी स्क्रीन पे छा गया। अब मजे की चीज देखेंगे, क्योंकि मैंने इस पे बॉर्डर बॉक्स साइज ये सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई होती तो आप एक चीज नोट करते, यहां पर वो स्क्रॉल बार आ जाता। उसकी वजह क्या है कि मैं उसको कह रहा हूं कि जो कंटेनर एलिमेंट है उसको कितनी हाइट दो, 100 VH, लेकिन क्योंकि इस पे ये वाला ऊपर और नीचे बॉर्डर लगा हुआ था 2-2 पिक्सल का, तो ये 4 पिक्सल अपने 100 VH से भी नीचे आ जाता और आपको यहां पे क्या दिखता, स्क्रॉल बार। अब क्योंकि इस पे लगा हुआ है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो कहेगा कि भाई 100 VH तुम्हारे पास टोटल स्पेस है। अब अगर तुम इसमें बॉर्डर दे रहे हो, मार्जिन दे रहे हो, पैडिंग दे रहे हो, तो किसमें से कम करो, बॉक्स की जो अंदर वाली जो हाइट है उसमें से उसको कम कर दो। अब इसने ये जो बॉर्डर वाली स्पेसिंग है ये इस बॉक्स के अंदर से माइनस कर दी है। ये बात समझ आ रही है? अगेन ये बात आपको ज्यादा तब समझ आएगी जब आप घर जाके ये काम करेंगे, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा एक इफेक्ट आ रहा है। एक हम और काम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आइटम है ये वाला, इसको डिस्प्ले दे दो, नहीं बल्कि इसको क्यों, हमारा ये जो कंटेंट है, ठीक है, हम कहते हैं कि डॉट कंटेंट जो हमारा है इसको पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट और इसको बॉटम पे चिपका दो। तो हमारे पास ये जो बॉटम पे हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट जाके चिपक गया है। जो हमारी जितनी टेक्स्ट थी वो नीचे जा चुकी है, अब वो इतनी नीचे है कि कुछ बच्चों को शायद नजर भी ना आ रही हो, और ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। ठीक है, अब क्योंकि ये पोजीशन एब्सोल्यूट है तो एक मुझे इशू दिख रहा है कि ये थोड़ा बहुत मसला कर रही है। ठीक है, अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जो इसका पेरेंट है, कंटेंट का पेरेंट कौन है, आइटम, मैं इसको कहूंगा कि भाई ये जो आइटम है इसकी पोजीशन क्या रख दो, रिलेटिव रख दो। अब वो सही हो गया, ये चीज आपने देखी। अब ये चीज हमने कब पढ़ी थी, जब हम पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स्ड पढ़ रहे थे। उसका एक यूज अभी यहाँ पे हुआ है कि हमने इसको नीचे लाना था, तो मैंने डिस्प्ले एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम 0 किया, तो लेकिन मैंने देखा क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्यूट 0 किया तो इसकी आधी टेक्स्ट नीचे चली गई। बात समझ आ रही है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने इसका जो पेरेंट है उसको मैंने क्या दे दी, पोजीशन रिलेटिव। तो क्योंकि मुझे पता है कि जब हम पेरेंट को रिलेटिव देते हैं और फिर इसको कुछ देते हैं तो वो नीचे ही रहता है, अपने कंट्रोल में रहता है। इसके बाद हम इसको देते हैं जो हमारा कंटेंट है, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। क्या दें इसको, बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लैक दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। इसका कलर हम दे देते हैं वाइट। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, वैसे क्या है, वाइट है। एक और चीज इसमें दे देते हैं, हम इनको मार्जिन दे देते हैं।
मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड 40 पिक्सल्स, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ इस पे आ सकती है, पैडिंग, पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स 30 पिक्सल्स, सही है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक इशू लग रहा है कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये वाला बॉक्स थोड़ा बाहर आ रहा है। ये क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि अगर हम लोग इधर इसको कहें कि ओवरफ्लो क्या करो, हिडन करो, तो वो अब वहां पे छुप जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? एक और चीज भी हम कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं कि तुम अपनी विजिबिलिटी क्या कर दो, हिडन, और ओपेसिटी कर दो 0। अब मैंने इसकी विजिबिलिटी क्या कर दी, हिडन। विजिबिलिटी वो समझते हैं कि वो दिखे या ना दिखे, और ओपेसिटी क्या होती है, जो बैकग्राउंड कलर पे मैंने ब्लैक कलर लगाया था, ओपेसिटी होती है ट्रांसपेरेंसी। 1 का मतलब होता है ओपैक, ओपैक का मतलब होता है कि आप किसी चीज को देखें तो आपको पीछे वाली चीज ना दिखे, सही है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंसी है, जितना आप इसको बढ़ाएंगे आपकी वो क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, मतलब वो कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको जितना कम करना शुरू कर देंगे वो लाइट होता जाएगा कलर, और पीछे की चीज जो है वो दिखना शुरू हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी है। तो ये हम लोगों ने जब कलर पढ़ रहे थे तो तब हमने आई थिंक ओपेसिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और हमने 0.5, 0.9, 0.8 ऐसे लगा के कलर्स चेक किए थे। तो बेसिकली ओपेसिटी को एक ऐसे तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है कि ओपेसिटी को कोई एलिमेंट गायब करना हो तो हम उसकी ओपेसिटी क्या कर देते हैं, 0। अब क्योंकि ओपेसिटी 0 हो गई तो वो क्लैरिटी फुल हो गई, तो मतलब वो कलर तो नजर ही नहीं आएगा क्योंकि वो फुल ट्रांसपेरेंट है, जैसे आपका शीशा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पर एक हमारे पास होता है डिस्प्ले नन, तो यहां पे मैंने डिस्प्ले नन क्यों नहीं लगाया? सिंपल, अगर मैं डिस्प्ले नन करता तो वो तो उड़ ही जाता। हमने देखा था ना, डिस्प्ले नन किसी बॉक्स पे लगा दो तो वो बॉक्स गायब हो जाता है। तो हमने किसी को पता है कि डिस्प्ले नन क्यों नहीं लगाया मैंने? क्या सही है, करेक्ट। इनकी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि जब हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं तो आपकी HTML ये सोचता है कि ये पूरा टैग इधर है ही नहीं। अब क्योंकि वो टैग नहीं है तो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले उसके नीचे आ जाएंगे, मतलब राइट वाले लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट पे, क्योंकि उनको साइड में से जितनी चीजें उनको लगेगा कि ये चीज यहां पर है ही नहीं। लेकिन अभी आपने उसकी विजिबिलिटी हिडन की है, उसकी ओपेसिटी 0 की है, तो उसको सिर्फ आपने हाइड किया है अपनी आंखों से, लेकिन वो चीज वहां पे मौजूद है। अब क्योंकि वो चीज वहां पे मौजूद है तो उसकी साइड वाली चीजें हैं उनको पता है कि ये अवेलेबल है, सिर्फ आपको नहीं दिख रहा। ये बात समझ आ रही है? इसके बाद हम लोग एक चीज करते हैं, हम कहते हैं कि भाई डॉट आइटम पे जब होवर हो रहा है, ये तो आप समझ रहे हैं ना कि डॉट आइटम होवर का क्या मतलब है, कि मैं बॉक्स पे जब एरो को लेके जा रहा हूं तो डॉट कंटेंट जो है, यानी कि जो हमारे जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी विजिबिलिटी जो है उसको विजिबल कर दो और उसकी ओपेसिटी को 1 कर दो। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जब आइटम पे होवर हो, अब ये होवर किस आइटम पे हो, जिस आइटम पे आप होवर करेंगे। अब वैसे तो 5 आइटम्स है ना, तो 5 में से आप जिस पे होवर करेंगे उसकी बात हो रही है, उसका जो कंटेंट जो आपकी क्लास है उसमें से विजिबिलिटी क्या कर दो, विजिबल, और ओपेसिटी क्या कर दो, 1। देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें एक मजे की चीज दिख रही है कि बाकियों में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जिस टैग पे मैं होवर कर रहा हूं उस पे मुझे ये वाला टॉपिक दिख जाता है, सही है। तो एक हमारे पास ये एक बेहतरीन सा एक CSS का इफेक्ट नजर आता है। ये बात दिख रही है? एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगेन आपको इसको फिलहाल ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट y 100px जब हो तो 0 हो, और आपकी जो ट्रांजिशन हो 0.5 सेकेंड्स हो।
और ट्रांजिशन डिले 5 seconds. And 2 seconds. तो हमारे पास बेसिकली, वैसे देखो थोड़ा समझा देते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने उसको कहा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ये सिंपल क्या करता है कि जिस पोजीशन पे आप थे उससे उसको थोड़ा ऊपर उठा देता है, क्योंकि मैं किस पे कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में इसको कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब होवर हो तो होवर पे वाई क्या कर दो, 0। ये मैं कर क्यों रहा हूँ कि पहले 100 करो फिर वाई करो, मैं बस चाह रहा हूँ कि वो यू वाला एक इफेक्ट आए। सही है कि जब आपकी वो ट्रांजिशन हो तो ये वाला इफेक्ट आए। तो हो ये रहा है कि जैसे ही आपके पास अब ट्रांजिशन, आपने देखा क्या करता है, स्लो डाउन करता है। सही है, वो आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसको स्लो डाउन करता है। तो इस वक्त स्लो डाउन में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें स्लो डाउन हो रही हैं। एक तो विजिबल, अब वो एक तरीके से दिख रहा है कि वो थोड़ा सा फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट दे रहा है, जो आप नॉर्मली अगर किसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज की है तो उसमें ये एक आपके पास इफेक्ट होता है आपका फेड इन और फेड आउट। तो आपके पास एक इफेक्ट आ रहा है कि पहले हिडन था फिर क्या हुआ, विजिबल। ओपेसिटी पहले 0 थी, अब क्या हुई 1। तो जो ओपेसिटी यूं 0 से 1 की तरफ जा रही है, पहले तो यूं जा रही थी। सही है, जैसे ही आपने होवर किया वो आ गया। अब वो 0 से 1 थोड़ा स्लो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और चीज डाली है, वो है ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई सिंपल क्या है कि मैं कह रहा हूं कि पहले वो 100 px यानी कि 100 पिक्सल्स पे हो, फिर उसके बाद वो 0 आ जाए, यानी कि अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए। ट्रांसलेट वाई का मतलब है कि वो ओरिजिनल 0 का मतलब है कि वो जिस जगह पे पहले बॉक्स पड़ा हुआ है उसी जगह पे आए। ट्रांसलेट वाई क्या करेगा, उसको ऊपर से थोड़ा सा 100 पिक्सल नीचे घुमा देगा। अब क्यों ये मैं कर रहा हूं कि होवर से पहले थोड़ा नीचे हो, होवर के बाद थोड़ा अपनी जगह पे हो, यानी कि थोड़ा ऊपर हो। ये मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन 0.5 सेकंड्स की लगेगी तो अब वो थोड़ा सा यूं इफेक्ट देगा कि बॉक्स थोड़ा सा नीचे से यूं ऊपर आया है। सही, तो एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। उसके बाद मैंने दिया ट्रांजिशन डिले। अब ट्रांजिशन डिले क्या है कि जब मैं होवर करूं तो थोड़ी देर ये वाला काम मत करना। सही है, 0.2 सेकंड गुजर जाए उसके बाद ये काम करना। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया कि ताकि ये वाला जो आपका एक्सपेंड है वो फुल खुल जाए, आपका मतलब बॉक्स जो है फुल खुल जाए, उसके बाद ये वाला जो हमारा कंटेंट है ये दिख जाए। ये बात समझ आ रही है, ये हुआ। अब जैसे ही ये पूरा ओपन हुआ उसके बाद ये शो अप हुआ, और आपने देखा कि एक तो नीचे से आ रहा है और थोड़ा सा इसका जो कलर है वो डल से वो डार्क हो रहा है। तो ये सारा इफेक्ट आपका CSS कर रही है। ये चीज दिख रही है। अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो चीज मैंने बनाई है ये एक स्लाइड शो है। स्लाइड शोज देखें वेबसाइट में, स्लाइड शोज बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि जो आप इधर नेक्स्ट का बटन दबाया हुआ होता है और वो ऑटोमेटिकली इसकी वो आपकी इमेज चेंज हो रही होती है। एक होती है कि जिसमें आपके यूं छोटे छोटे कार्ड्स बने हुए होते हैं। अब एक कार्ड इधर होता है, एक कार्ड इधर होता है, इधर आधा कार्ड होता है, फिर एक कार्ड इधर होता है, एक कार्ड इधर होता है, एक आधा कार्ड होता है, फिर वो आराम आराम से खुद यूं स्लो यूं चेंज होते रहते हैं। सही है, इनको हम लोग कोराइसल्स भी कहते हैं। इसका एक टेक्निकल नाम है कोराइसल, और दूसरा आम जबान में इनको स्लाइड शो भी कहते हैं, इमेजेस स्लाइड शो। तो उसमें से ये वाला जो मेथड है ये हम यूज कर रहे हैं। अब एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें अभी तक एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है, तस्वीरें, इसकी इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस अब कैसे लगाएंगे सबसे हम एक काम करते हैं, पिक्सम फोटोज, एक सिंपल सी वेबसाइट है जो यूज हो जाती है, कभी कभी फायदा होता है। फर्ज करें ये आपसे पूछता है कि पिक्सम photo.photo/200, जो 200 लिखा हुआ है ये बेसिकली आपसे साइज पूछ रहा है। अब 200 का क्या मतलब है, 200 बाय 200, तो 200 बहुत छोटी इमेज है। अगर हम कोशिश करें 800, ताकि ज्यादा बड़ी इमेज भी ना हो ज्यादा छोटी इमेज भी ना हो, अगर हम 800 पे करें तो हमारे पास वो 800 बाय 800 पिक्सल्स की वो हमें एक इमेज दिखा देगा। आप 1000 पिक्सल की भी यूज कर सकते हैं। आप उसको बोले हैं भाई मुझे 1000 की दे दो, तो अब वो किस पे दिखाएगा, 1000 बाय 1000। लेकिन आपने नोट किया वो लोड होने में उसने थोड़ा टाइम लिया। उसकी वजह क्या थी कि वो आपका लोड कर रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तस्वीर है मैं इस बॉक्स पे कैसे लगाऊं।
ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है कैसे लगाऊं। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि एक तरीका है इमेज वाला, ये बिल्कुल तरीका है। आप इसका जो बॉक्स है, जो div है, जो डॉट आइटम था, यानी कि ये वाला, आप इस डॉट आइटम पे बैकग्राउंड आप इसकी img का टैग लगा लें। img का टैग एक तो लगाएं, img का टैग में जाके फिर पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें। अब क्योंकि इसकी पहले से पोजीशन रिलेटिव है तो वो एब्सोल्यूट होने के बावजूद भी उसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद आप उसकी हाइट और विड्थ जो है वो 100/100% कर दें। जब वो हाइट एंड विड्थ 100/100% होगा और उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट होगा तो वो क्या कर लेगा, सारे बॉक्स को कवर कर देगा। एक तरीका ये है। दूसरा एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो मेरा आइटम है, सिंपल डॉट आइटम जो है मेरा, इसको मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूं, कौन सी, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में मैं क्या दे सकता हूं, URL। अब इस URL पे मैं यहां से URL उठा के लाऊंगा जो कि मेरी है, सिंपल। और वो क्या है आपके पास 800। अब हम देखेंगे कि हमारे जो बॉक्सेस थे, अब उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लग गई है। वो मैंने एक ही लिंक दिया तो सब पे एक ही लग गई है। अब अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ज़बरदस्त सा फील आएगा। इसके अलावा एक इसमें चीज़ अभी हमने नोट नहीं की आपने, लेकिन एक चीज़ लगानी चाहिए, वो है बैकग्राउंड पोजीशन। और ये क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। सही है। तो ये बेसिकली आपकी इमेज क्यों बदल गई, क्योंकि मैंने पेज रिलोड किया तो जाहिर सी बात है वो इमेज है हर बार नई इमेज जनरेट करती है। तो अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली जब आप इसको ऊपर से हटाएंगे तो जो इमेज का सेंटर पीस होगा अब वो इसके बीच में दिखेगा। पहले क्या हो रहा था, जो इमेज का बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड थी वो दिख रहा था, अब बिल्कुल जो मिडिल सेक्शन है अब वो दिखता है। अब आप अगर इसको बीच में रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा एक इम्पैक्ट देता है और वो नीचे से आके एक आपको अपना ये टॉपिक शो करता है। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे लगाए थे बॉर्डर्स, बॉर्डर ये बॉर्डर हमने लगाया है, अगर हम इस बॉर्डर को हटा के देखें तो थोड़ा सा हमारे पास ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो बॉर्डर रहे, मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अगर फिर भी हम चाहें तो इसको 1px भी कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा यहाँ साइडों से थोड़ा मसला लग रहा है। सही है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बैकग्राउंड रिपीट क्या है, नो रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट से क्या हुआ कि हमारे पास एक जो स्क्रीन साइज है वो उसके बराबर पे हुआ। अब हमें ये पता लग रहा है कि जो आपकी बेसिकली इमेज है वो थोड़ी छोटी है एज कंपेयर टू जो हमारा बॉक्स साइज है। अब ये जो पहले जो इशू हो रहा था वो बेसिकली करता क्या है कि जब वो देखता है कि इमेज खत्म हो गई, अभी भी थोड़ी जगह बची हुई है, तो कहता है उसी इमेज का जो टुकड़ा है वो लगा दो और फिट कर दो। तो बेसिकली ये काम होता है। तो हम इसको सिंपल हैंडल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 800 के बजाय कौन सी लगा दो, 900 कर दो। सही। अब 900 लगाएंगे तो मुझे गारंटीड पता है कि वो फिट आ जाएगी। और एक और चीज आपको दिख रहा है कि ये जो आप देखो सारे बंदे सेंटर पे लग रहे हैं। सेंटर पे क्यों, क्योंकि मैंने क्या लगा दी थी, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दो क्यों है, ये एक्स है ये वाई है। सिंपल है कि एक्स एक्सिस में भी सेंटर करो और वाई एक्सिस में भी इमेज को सेंटर करो। तो जब हमने दोनों को सेंटर किया तो हमारे पास एक इमेज आ गई है और हमारे पास काम बहुत फ्लॉलेस काम हो रहा है। ठीक है। एक और चीज़ हम करते हैं कि बॉर्डर इसको और छोटा कर देते हैं। सही है। तो अब हमें एक फील नज़र आ रहा है कि CSS की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई हैं उससे, लेकिन हमें दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी इसमें और भी ये काम हो सकता था कि हमने जो आइटम 1 में बॉक्स 1, आइटम 2 में बॉक्स 2 लगाया, क्योंकि हमने आप देख रहे हैं कि ये सारा किस पे लगाया है, आइटम पे। तो हम ये कर सकते थे कि डॉट
बॉक्स 1 और तो बेसिकली हमने इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब हमारे पास जो सिर्फ ये किस पे लगा हुआ है, बॉक्स 1 पे। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको बॉक्स 2 पे लाएं। सही है। तो अब हमारे पास बॉक्स 2 पे भी एक इमेज आ रही है, लेकिन मैंने ये किया क्यों, मैं बेसिकली क्या चाहता था कि ये जो आपकी URL है, आपकी इमेज है, ये आप जब भी पेज लोड होगा तो एक न्यू इमेज भेज देता है। अगर आपको इसको स्टैटिक करना है तो आप गूगल पे जाएं और सेम URL उधर पेस्ट करें, आप एंटर करें तो वो आपको एक तस्वीर भेज देगा। सही है। अब फर्ज करें बोलता हूँ यार ये तस्वीर कोई हम लोग एक मिनट, मुझसे ये कॉपी हो गया है। लेट्स से कि ये एक तस्वीर है, अब ये इस तस्वीर का लिंक है। तो मैं कहता हूँ कि पहली जो मेरी इमेज है उसके लिए यही रखो। तो अब पहली वाली इमेज पे दूसरी इमेज है, दूसरी वाली पे डिफरेंट है जो कि नई जनरेट होके आई है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम इधर दोबारा से क्या कर सकते हैं कि हम ये वाली जो हमारी URL थी इसको पेस्ट करते हैं और हमारी एक न्यू इमेज बनेगी। लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने डब्बे हैं, 5 हैं। तो ये 3, 4 और 5, तो ये 3, ये 4 और ये 5। तो हम लोग ये वाली इमेज पास ऑन करते हैं हमारे सेकंड वाले बॉक्स को, ठीक है। और ये वाली हम दोबारा से इमेज लेकर आते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है कि यहाँ पे आप वैसे वो भी दे सकते थे स्टैटिक। अगर आपके पास सारी इमेजेस फाइल्स में सेव्ड है आपके कंप्यूटर में तो आप वो भी कर सकते थे। ये तो मैं ख्वारी से बच रहा हूँ कि कौन इमेजेस डाउनलोड करेगा। चलो ये भी अच्छी इमेज है, तो हमने इसको भी दे दिया, ठीक है। अब हम इसके लिए जनरेट करवा के लाते हैं। तो एक गोल्डन गेट आया हमारे पास। सही। अब आप अगर अपनी पिक्चर्स को देखें तो अब हमें थोड़ा बहुत और बेटर दिखेगा क्योंकि सारी इमेजेस डिफरेंट है। अब पता लग रहा है कि यहाँ पे डिमार्केशन है। अब थोड़ा सा अगर आप इसको बॉर्डर्स हटा भी दें तो भी अब आपको पता लगेगा कि ये इधर कुछ अलग अलग कार्ड्स हैं क्योंकि अब क्या है, इमेजेस ही डिफरेंट है। तो अब अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो अब हमारे पास वो इमेज एक्सपेंड होगी और नीचे आएगी। बॉर्डर्स हटाने से क्या हुआ, थोड़ा सा स्मज्ड लग रहा है, वो सही थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा। अब ये आपके टेस्ट पर है कि आपको कैसे, आपका जो डिज़ाइनर है एक तो वो क्या कह रहा है और उसको कौन सी चीज़ कैसे पसंद आती है। तो अगर हम इसको हटा दें तो अब हमें पता लग रहा है ये, अब ये सही है। तो ये एक सिंपल CSS था, सिंपल डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी, फ्लैक्स प्रॉपर्टी और उसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज का मजमा। अगर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो आपको थोड़ा बहुत मसला हुआ होगा वो ट्रांजिशन पे हुआ होगा, जब हम उसको ट्रांजिशन के लिए स्मूथ इन और स्मूथ आउट कर रहे थे। अगर आप उसको छोड़ दें तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो आपको आती हैं और आपको आना भी चाहिए। अब अगर हम इस पे रख रहे हैं या इस पे रख रहे हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप उसको टाइम बता देते हैं, दूसरा आप उसको इफेक्ट बता देते हैं। अगर आप उसको इफेक्ट नहीं बताएंगे तो बेसिकली वो क्या कंसिडर करेगा कि जो भी चेंज आएगा ना इसके अंदर वो सब पे लगा देगा। ये सिंपल सा चेंज होता है।
ठीक है, तो हमारे पास